इस लेक्चर का एजेंडा है शेयरिंग ऑफ पेजेस एंड सेगमेंट्स। वन बोर्ड पर क्लास। इस स्लाइड पे एक क्लासरूम की जो है फोटो दिख रही है और एक मैसेज भी दिख रहा है। इन अ क्लास वी हैव ओनली वन बोर्ड। दिस बोर्ड इज शेयर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। इट डजेंट मैटर व्हाट इज द टोटल इनटेक ऑफ द क्लास। हमारी क्लास में एक ही बोर्ड होता है। वो बोर्ड ग्रीन बोर्ड हो सकता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है या फिर वाइट बोर्ड हो सकता है। हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास में एक ही बोर्ड होगा और उसी बोर्ड को सारे स्टूडेंट्स शेयर करते हैं। यही चीज़ इस डायग्राम, इस फोटो के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है। अगली स्लाइड में जो हेडिंग है वो है वन बोर्ड पर क्लास एंड वन नोटबुक पर स्टूडेंट। बड़ा कॉमन सा है कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर स्टूडेंट के पास अपनी नोटबुक होती है। वो ब्लैक बोर्ड पे चीज़ों को देखते हैं और अपने नोटबुक पे लिखते हैं। बोलने का मतलब क्या है कि पूरे क्लास में अब हम लोगों को दो एंटिटीज़ दिख रही हैं। एक ब्लैक बोर्ड जो सारे स्टूडेंट्स के बीच में शेयर हो रहा है और दूसरी एंटिटी है नोटबुक। नोटबुक हर स्टूडेंट के पास अपनी है, यानी नोटबुक इज़ प्राइवेट टू द स्टूडेंट बट ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड इज़ नॉट गोइंग टू बी प्राइवेट। इट इज़ पब्लिकली अवेलेबल टू द एंटायर क्लास। हर आदमी, हर स्टूडेंट उसी वाइट बोर्ड को देख के वहाँ के डेटा को अपने नोटबुक पे लिख रहा है। अब ये जो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा उसकी अगर हम लोग कास्ट एनालिसिस करें तो कुछ ऐसे कास्ट एनालिसिस होगी। तो मैंने ये मान लिया है कि जो बोर्ड लगा हुआ है वो $B का है और हमारे क्लास में n स्टूडेंट्स हैं और उनके पास जो नोटबुक है मीन्स जो उनकी कापीज़ हैं, तो एक कापी की कास्ट $CI है। तो यहाँ पे मैंने टोटल कास्ट को कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे हमने टोटल कास्ट को कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इस अप्रोच को देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात ये हो रही है जो हमारी कॉमन सी क्लास है। एक बोर्ड लगा हुआ है, क्लास में n स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हर स्टूडेंट्स के पास अपनी कॉपी है। ठीक है, तो उसकी जो कास्ट निकल के आई है वो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है। अब हम लोग एक दूसरी स्ट्रेटजी को यूज़ करें तो जो दूसरी स्ट्रेटजी है, यहाँ पे हमने ये कहा कि हर स्टूडेंट के पास अपना सेपरेट नोटबुक तो था ही पहले। अब हर एक स्टूडेंट के लिए हमने एक अलग से बोर्ड की व्यवस्था कर दी है। एक क्लास ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए हम एक एडिशनल बोर्ड लगा दें। ठीक है, तो जैसे कॉपी पर स्टूडेंट बेसिस पे थी उसी तरीके से अब कॉपी भी पर स्टूडेंट बेसिस पे होगी और बोर्ड भी पर स्टूडेंट बेसिस पे होगा। मसलन हमारे क्लास में अगर n स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट के पास अपनी कॉपी होगी, यानी टोटल n कॉपीज़ हो गई और हर स्टूडेंट के पास अपना ब्लैक बोर्ड होगा, वाइट बोर्ड होगा या ग्रीन बोर्ड होगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल n बोर्ड हो गए। अब हम इसकी कास्ट एनालिसिस अगर करें तो हम ये बोल रहे हैं कि जो बोर्ड है उसकी कास्ट अगर $B है और जो नोटबुक है उसकी कास्ट CI है, तो नीचे जो है हम लोगों को टोटल कास्ट इस येलो कलर वाले बॉक्स में दिख रहा है। अब ये जो दो अप्रोच हम लोग देखे, एक जगह पे क्या था कि पूरी क्लास में एक कॉमन बोर्ड था और दूसरे अप्रोच में क्या था कि हर स्टूडेंट के लिए एक सेपरेट बोर्ड का व्यवस्था हम लोगों ने किया था। तो इन दोनों स्ट्रेटजी में जो कास्ट का कंजम्पशन हुआ उसको हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करने के बाद एक चीज़ क्लियर हुई कि जो दूसरा वाला अल्टरनेटिव था
जहाँ पे हर स्टूडेंट के लिए एक सेपरेट बोर्ड की व्यवस्था की गई थी, ये वाला अप्रोच जो है वो बहुत ही कॉस्टली है। अब हम लोग अपने एक्चुअल एजेंडा पे आते हैं और वो है री इंट्रेंट कोड। तो री इंट्रेंट कोड्स कहते किसको हैं? तो री इंट्रेंट कोड्स आर द कोड्स दैट कैन बी शेयर्ड अमंग प्रोसेसेस, यानी वो कोड्स जिनको हम लोग ढेर सारे प्रोसेसेस के बीच में शेयर कर दें, उनको हम लोग बोलेंगे री इंट्रेंट कोड। अब अपने पहले वाले एग्जाम्पल के साथ अगर इसको कनेक्ट करें तो हम ये कहेंगे कि जो मेरा वाइट बोर्ड था, ग्रीन बोर्ड था या ब्लैक बोर्ड था, जो क्लास में एक ही था, एक ही है, वो एक री इंट्रेंट कोड के रोल में आ रहा है और उसी री इंट्रेंट कोड को हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब शेयर कर रहे हैं। तो अब पीछे वाले दो एग्जाम्पल को इसके साथ एसोसिएट करके देखा जा सकता है। हालांकि जो दो एग्जाम्पल लिए गए थे उसमें जो पहला वाला अप्रोच था वो ज़्यादा इफिशियंट था और वही ज़्यादा व्यवहारिक है, ठीक है। तो री इंट्रेंट कोड को हम लोगों ने ऐसे समझा कि वो कोड जो अलग अलग प्रोसेसेस के बीच में शेयर किया जा सकता है उसको हम लोग बोलेंगे री इंट्रेंट कोड। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है वर्ड प्रोसेसर का। मान लेते हैं कि हमारे पास 10 यूज़र्स हैं और वो किसी वर्ड प्रोसेसर नाम का कोई प्रोसेस है उसको यूज़ करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे हर एक यूज़र को जो है 20 KB का मेमोरी दिया हुआ है प्राइवेट डेटा स्टोर करने के लिए। यहाँ पे प्राइवेट डेटा को आप लोग बिल्कुल वैसे कनेक्ट करिए जैसे स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड से चीज़ों को देखता है और अपनी कॉपी पे लिखता है। तो जो वो अपनी कॉपी पे लिख रहा है वो उसकी प्राइवेट कॉपी है, स्टूडेंट का वो प्राइवेट डेटा है। तो वर्ड प्रोसेसर है तो हम जितने भी यूजर हैं वो अपनी अपनी फाइलों को क्रिएट करेंगे। तो हर यूज़र का जो डेटा होगा वो अलग अलग होगा। तो जो यूज़र डेटा स्टोर करेगा, लिखेगा, उस डेटा को हमें स्टोर कराना है, तो उसको स्टोर कराने के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि हम हर एक यूज़र को 20 KB का स्पेस दे रहे हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। और हमारे पास टोटल 10 यूज़र्स हैं और हमने कहा कि हमारा जो वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है इसके लिए जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है 100 KB की। अब हम लोग टोटल मेमोरी अगर कैलकुलेट करें तो 100 KB चाहिए वर्ड प्रोसेसर के लिए। हर एक यूज़र को हमने 20 KB दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ यूज़र है हमारे पास 10। तो टोटल मेमोरी क्या हो जाएगी? 100 + 10 × 20 KB, दैट इज 300 KB। अब हम लोग एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन देखते हैं। तो इस अल्टरनेटिव सोल्यूशन में हमने कहा कि अब हमारे पास मान लेते हैं कि कोई री इंट्रेंट कोड नहीं है, यानी कुछ भी ऐसा कोड मेरे पास उपलब्ध नहीं है जिसको शेयर किया जा सके। और अब हम लोग वही पुराना एग्जाम्पल लेते हैं। 10 यूज़र हैं, हर यूज़र को प्राइवेट डेटा स्टोर करने के लिए हमने 20 KB दिया हुआ है और वर्ड प्रोसेसर के लिए 100 KB की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अब वर्ड प्रोसेसर जो है यूजर्स के बीच में शेयर नहीं किया जा रहा है, इसलिए हर एक यूज़र के पास वर्ड प्रोसेसर का एक एक कॉपी होगा, ठीक है। तो हमारे पास 10 यूज़र हैं, तो 10 यूज़र के लिए टोटल वर्ड प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट इस पे मेमोरी वाइज कितनी हो जाएगी? तो 10 × 100। भाई 10 इंस्टेंसेस हमको रखने हैं वर्ड प्रोसेसर के और एक वर्ड प्रोसेसर का इंस्टेंस रखने के लिए हमको कितना चाहिए? 100 KB चाहिए। तो 10 कॉपी रखनी है यानी 1000 KB, तो यही हो गया। और सेपरेट डेटा स्टोर करने के लिए 20-20 KB हमने हर यूज़र को दिया है। चूँकि मेरे पास 10 यूज़र हैं इसलिए डेटा के लिए टोटल मेमोरी रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा? तो 10 × 20। अब सबको जोड़ लीजिए, मीन्स 10 × 100 ये किसके लिए हो गया? ये हो गया हमारे वर्ड प्रोसेसर के लिए, प्लस 10 × 20 ये किसके लिए हो गया? 10 × 20, तो टोटल डेटा के लिए मेमोरी का रिक्वायरमेंट। और अब हमको मेमोरी कितनी चाहिए? तो 1200 KB चाहिए। अच्छा, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमको कितना चाहिए था? तो 300 KB चाहिए था। अच्छा, अब जरा देखा जाए तो ये चीज़ सीधे क्लियर हो रही है
कि जो हमारा री इंट्रेंट कोड है वो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे री इंट्रेंट कोड की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम मेमोरी की रिक्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, यानी मेमोरी कम यूज़ हो रही है। ठीक है, और जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास री इंट्रेंट कोड जैसी कोई चीज़ नहीं है तो कास्ट बढ़ जा रहा है मेमोरी वाइज। जैसे इस एग्जांपल में हम लोगों को अभी 1200 KB की रिक्वायरमेंट है, और इसके पहले वाले में जहाँ पे कोड की शेयरिंग हो रही थी वहाँ पे 300 KB की रिक्वायरमेंट थी। अब इन दोनों अप्रोच को कंपेयर कर लेते हैं, तो जब दोनों अप्रोच को कंपेयर करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि री इंट्रेंट कोड्स आर बेटर सोल्यूशंस। और ये बेटर सोल्यूशन है, क्यों बेटर सोल्यूशन है, क्योंकि मेमोरी का यूज़ कम है। री इंट्रेंट कोड के केस में क्या हो रहा था, 300 KB यूज़ हो रही थी, और जब री इंट्रेंट कोड नहीं था तो 1200 KB की रिक्वायरमेंट थी। अब हम लोग बात करेंगे पेजिंग की। तो पेजिंग में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग प्रोसेस को पेजेस के फॉर्म में देखना शुरू करते हैं। हालांकि इसके ऊपर एक नया लेक्चर आएगा, फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पेजिंग का कुछ कॉन्सेप्ट जो है ऑडियंस के पास है। तो यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या है, तो पहला पॉइंट है कि प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू पेजेस। ठीक है, ये लॉजिकल व्यू है। फिर अगला पॉइंट क्या है, प्रोसेस इज नाउ सीन एज नॉन कंटिग्यूअस एंटिटीज इन मेमोरी। ठीक है, पहले हम लोग प्रोसेस को पूरे तरीके से मेमोरी में लेके आते थे, पूरा प्रोसेस मेमोरी में आता था, पूरे प्रोसेस को कंटिग्यूअस मेमोरी चाहिए होती थी। अब हमने कहा कि हमने प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड कर लिया है, और ये जो पेजेस में हमने डिवाइड किया है तो ये अलग अलग पेजेस को हम लोग मेमोरी में अलग अलग जगहों पे रखेंगे। अलग अलग जगहों पे रखेंगे बोलने का मतलब क्या है कि अब हमारे प्रोसेस को कंटिग्यूअस मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, यानी नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी चाहिए। अच्छा, यहाँ तीसरे पॉइंट पे मैंने इस चीज़ को लिखा हुआ है कि पेजेस आर लॉजिकल एंटिटीज। ठीक है, लॉजिकली हम व्यू करेंगे कि हमारा प्रोसेस जो है पेजेस में बटा हुआ है। अच्छा, सबसे शानदार चीज़ क्या है कि ऑल पेजेस आर ऑफ सेम साइज, यानी हमारे सिस्टम में जितने भी पेजेस होंगे सारे पेजेस की साइज क्या होगी, सेम होगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एडिशनल ओवरहेड ना पड़े। अब ऐसा ना हो कि एक किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए पेज की साइज 10 KB है, किसी दूसरे प्रोसेस के लिए हम 20 KB कर लें। तो इस तरीके से अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है एडिशनल ओवरलोड पड़ेगा, ओवरहेड पड़ेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है तो हमने कहा कि एकदम यूनिफॉर्म पॉलिसी लीजिए। यूनिफॉर्म पॉलिसी क्या बोलती है कि हमारे मशीन पे जितने भी पेजेस होंगे उन सारे पेजेस की साइज क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, अब आते हैं फिजिकल एस्पेक्ट की तरफ। तो ये जो पेजेस हैं इनको हम लोग फ्रेम्स में रखेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये फ्रेम्स कहाँ पे होंगे, तो फ्रेम्स हमेशा जो है फिजिकल मेमोरी में होंगे। और आगे हमने लिखा हुआ है कि फ्रेम्स आर नाउ स्मॉलेस्ट मेमोरी एलोकेशन यूनिट, यानी एक पेज को हम एक फ्रेम में स्टोर करेंगे। ठीक है, और जब भी प्राइमरी मेमोरी में एलोकेशन की बात होगी तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम इतना KB दे रहे हैं, हम बोलेंगे कि हम इतने फ्रेम्स दे रहे हैं। मसलन हमारे प्रोसेस की साइज जो है 100 KB है और हमारे पेजेस की साइज जो है वो 10 KB है, तो हमारे प्रोसेस के पास 10 पेजेस हुए। अब 10 पेजेस को हम लोग 10 फ्रेम्स में रखेंगे। 1 पेज इज केप्ट इन 1 फ्रेम, और ये जो 10 फ्रेम होंगे वो मेमोरी में अलग अलग जगहों पे होंगे। यानी जो पहले हम लोग मेमोरी को व्यू कर रहे थे कि कंटिग्यूअस रिक्वायरमेंट है मेमोरी की किसी प्रोसेस के लिए, अब यहाँ पे दिखने लगा कि हमें प्रोसेस को मेमोरी में कंटिग्यूअसली रखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेम्स जहाँ पे भी हमको अवेलेबल मिलेंगे हम उन अवेलेबल फ्रेम्स में पेजेस को रख देंगे। और अगला जो पॉइंट है वो क्या है, तो पेजेस की साइज और फ्रेम की साइज दोनों सेम होगी। मसलन अगर हमने कहा कि हमारे पेज की साइज है 10 KB, ठीक है, तो हमारे फ्रेम की साइज भी कितनी होगी, 10 KB होगी।
ठीक है। तो फ्रेम्स जो है वो क्या होंगे? फ्रेम्स आर स्मॉलेस्ट मेमोरी एलोकेशन यूनिट। अब हम लोग बात करते हैं सेगमेंट की। तो सेगमेंट में क्या है कि जैसे इसके पहले पेजिंग में हम लोग प्रोसेस को देख रहे थे एज अ कलेक्शन ऑफ पेजेस, अब हम लोग प्रोसेस को देखेंगे कि प्रोसेस इज नाउ सीन एज सेगमेंट्स, मीन्स प्रोसेस इज नाउ कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है। सेगमेंट्स आर केप्ट इन नॉन कंटिग्यूअस मैनर इन द मेमोरी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अभी पेजेस को लेके हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो जैसे पेजेस मेमोरी में नॉन कंटिग्यूअस फैशन में रखे गए हैं, उसी तरीके से हमारे सेगमेंट्स भी मेमोरी में नॉन कंटिग्यूअस फैशन में रखे जाएंगे। अच्छा, एक यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि पेजेस के कॉन्टेक्स्ट में हर पेज का साइज सेम था, लेकिन सेगमेंट के केस में हर सेगमेंट का साइज अलग अलग होगा। ठीक है। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि पेजेस की साइज जहां पे सेम हो रही थी, वहीं सेगमेंट्स की साइज क्या होगी? अलग अलग होगी। अब यहां पे हम 3 शेयर्ड पेजेस की बात कर रहे हैं। हमने कहा शेयर्ड 1, शेयर्ड 2, शेयर्ड 3, और ये व्हाइट कलर से हमने जो हाईलाइट किया हुआ ED1, ED2 और ED3 ये होना चाहिए था। ED1, ED2 और ED3 होना चाहिए था। ये स्लाइड में जो है ED1 ही दिख रहा है, इसको करेक्ट कर लिया जाए, है ना। ED1, ED2 और ED3। तो हमने कहा कि ये 3 पेजेस हैं, और इन 3 पेजेस को हम लोग 3 प्रोसेसेस P1, P2 और P3 में क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो हर प्रोसेस के पास अपना पेज टेबल होगा। ठीक है। अब आगे वाली स्लाइड को देखिए। तो ED1, ED2, ED3, वो जो पीछे ED1 दिख रहा था, वो बेसिकली ED1, ED2 और ED3 होना था। तो वो करेक्ट किया जा सकता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोसेस 1 का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? तो प्रोसेस 1 के पास ED1, ED2, ED3 है। इसी तरीके से ED1, ED2, ED3 किसके पास है? प्रोसेस P2 के पास है। और ED1, ED2, ED3 प्रोसेस 3 के पास भी है। ठीक है। हर प्रोसेस के पास अपना पेज टेबल है। तो अब हम लोग जरा देखें पेज टेबल फॉर P1। तो पेज टेबल फॉर P1, तो हमारे प्रोसेस में कितने पेजेस हैं? 4 पेजेस हैं। तो हमारे प्रोसेस P1 की जो साइज होगी वो क्या होगी? 4 होगी। ठीक है। तो 0th इंडेक्स पे किसकी एंट्री हो रही है पेज टेबल फॉर P1 में? तो 0th इंडेक्स पे एंट्री हो रही है 3 की, फर्स्ट इंडेक्स पर एंट्री हो रही है 4 की, सेकंड इंडेक्स पे एंट्री हो रही है 6 की, और थर्ड इंडेक्स पर एंट्री हो रही है 1 की। अब हम लोग बात करें पेज टेबल फॉर P2। यहाँ पे क्या है? तो पेज टेबल फॉर P2 में 0th इंडेक्स पर एंट्री हो रही है किसकी? 3 की, फर्स्ट इंडेक्स पर एंट्री हो रही है 4 की, सेकेंड इंडेक्स पर एंट्री हो रही है 6 की, और थर्ड इंडेक्स पर एंट्री हो रही है 7 की। अब आते हैं पेज टेबल फॉर P3। तो पेज टेबल फॉर P3 पे अगर हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? तो 0th इंडेक्स पर एंट्री है 3 की, फर्स्ट इंडेक्स पर 4 की, सेकेंड इंडेक्स पर 6 की, और थर्ड इंडेक्स पर एंट्री है 2 की। यानी इंडेक्स नंबर 0, 1 और 2 जो तीनों पेज टेबल दिख रहे हैं इसमें कॉमन है। वो वैल्यूज क्या है? कॉमन है 3, 4 और 6। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो शेयर्ड 1 है वो फ्रेम नंबर 3 में रखा गया है। तो देखिए ये जो है 3 में रखा गया है। उसी तरीके से शेयर्ड 2 किस इंडेक्स पे है? तो फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो पेज टेबल में फर्स्ट इंडेक्स पर किसकी एंट्री है? 4 की। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? ED2 हो गया। उसी तरीके से ED3 कहाँ पे है? तो 6 इंडेक्स यानी छठे फ्रेम पे है। तो ये जो 3, 4, 6 की एंट्री हो रही है ये है क्या? बेसिकली ये वो फ्रेम्स हैं जिन फ्रेम्स में हम लोगों ने इन पेजेस को रखा है। और इस तरीके से देखिए
तो हमने ED1, ED2 और ED3 की एक सिंगल कॉपी ही मेमोरी में रखी है, और ये जो शेयर्ड पेजेस हैं ये तीन प्रोसेस P1, P2 और P3 के साथ क्या हो रहे हैं, साझा किए जा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट है शेयर्ड पेजेस का। तो शेयर्ड पेजेस में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी पेजेस हमें शेयर करने हैं उन पेजेस की एंट्री हमें प्रोसेस के पेज टेबल में करा देनी है। ठीक है। अच्छा, P1, P2 और P3 का जो पेज टेबल है वहाँ पे जरा ध्यान दें तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स, इन तीनों इंडेक्स पर जो भी एंट्रीज हैं वो इन तीनों पेज टेबल में कॉमन है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें शेयर होंगी उनकी मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉपी होगी। तो इस तरीके से अगर हम लोग पेजिंग का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग पेजेस को शेयर्ड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। तो यहाँ पे हमने शेयरिंग किया हुआ है, किसका? तो सेगमेंट का किया हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? तो दो प्रोसेस है P1 और P2, और सेगमेंट नंबर 0 जो है वो शेयर्ड किया जा रहा है किसके किसके बीच में? तो प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2 के बीच में शेयर किया जा रहा है। तो अभी क्या होगा, जैसे पेजिंग का हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंसेप्ट, तो हर प्रोसेस के पास अपना पेज टेबल है। उसी तरीके से जब हम लोग सेगमेंट इस्तेमाल करेंगे, सेगमेंटेड मेमोरी की बात करेंगे, जब हम लोग सेगमेंट के साथ डील कर रहे होंगे तो हर प्रोसेस के पास अपना क्या होगा? सेगमेंट टेबल होगा। ठीक है। तो आगे ये दो प्रोसेस है P1 और P2। ठीक है। P1 और P2 में क्या कॉमन है? तो ये जो एडिटर है, एडिटर जो है, ये एडिटर जो है जिसको हमने सेगमेंट 0 बताया हुआ है, वो प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2 दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है। और ये है, दिस इज द सेगमेंट टेबल फॉर प्रोसेस P1 एंड दिस वन इज द सेगमेंट टेबल फॉर प्रोसेस P2। तो सीधी सीधी बात है, सेगमेंट 0 की एंट्री प्रोसेस P1 के सेगमेंट टेबल में भी है और सेगमेंट 0 की एंट्री प्रोसेस 2 के सेगमेंट टेबल में भी है। और फिजिकल मेमोरी में वो एकदम से क्लियर दिख रहा है कि हमारा सेगमेंट 0 किस मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है? तो वो है 43062। 43062 से हमारा सेगमेंट नंबर 0 स्टार्ट होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा? तो वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी 68348। ठीक है। कैसे हमको ये वैल्यू मिली 68348? तो बड़ा सिंपल सा है कि हमारा सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सेगमेंट के बेस में सेगमेंट के लिमिट को जोड़ दीजिए तो हमें हमारे सेगमेंट 0 का एंडिंग एड्रेस मिल जाएगा। इस तरीके से इस डायग्राम के थ्रू ये बताया गया है कि अगर हम लोग सेगमेंटेड मेमोरी की भी बात कर रहे हैं तो सेगमेंट्स को हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस के बीच में शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए क्या करना होगा? तो जो भी सेगमेंट है उस सेगमेंट को हमें अपने प्रोसेस के सेगमेंट टेबल में एंट्री देनी होगी। अच्छा, एक ही कॉपी है तो हमको सेगमेंट नंबर 0 की एक ही कॉपी फिजिकल मेमोरी में दिख रही है। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि क्या शेयरिंग पॉसिबल है इन केस ऑफ सेगमेंटेड मेमोरी या फिर पेजिंग के साथ, तो जवाब क्या हो गया? बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। करने के लिए क्या करना होगा? अगर पेजिंग की हम लोग बात करते हैं तो शेयर्ड पेजेस की एंट्री हर प्रोसेस के पेज टेबल में करानी होगी, और सेगमेंट की अगर शेयरिंग की जा रही है तो सेगमेंट की एंट्री हमें कहाँ करानी होगी? तो प्रोसेस के पास जो सेगमेंट टेबल होगा उसमें शेयर्ड सेगमेंट की एंट्री करानी होगी। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है कि सेगमेंट नंबर 0 प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2 के सेगमेंट टेबल में रजिस्टर्ड है। और आज का एजेंडा यहीं ख़त्म होता है। तो जो रेफरेंस लिया गया था उस रेफरेंस को मैंने यहाँ पे क्लियरली जो है मेंशन कर दिया है।